हेलो फ्रेंड्स। लास्ट हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो 5 मिनट में एक थोड़ा सा अगर रिवीजन ले रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है? रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कंपनी अपनी जो कैपिटल है उसको क्या कर रही है? रीपेड कर रही है। तो ये थोड़ा सा लिक्विडिटी, मतलब जो लिक्विडेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कंपनीज एक्ट के, उनके अगेंस्ट में कि आप एक्सटर्नल लाइबिलिटीज से पहले क्या कर रहे हो? शेयर होल्डर्स को रीपेमेंट कर रहे हो। तो उसको वायलेट होने से बचाने के लिए क्या किया? सेक्शन 55 इंसर्ट किया। तो सेक्शन 55 के टोटल मिला के अगर यूं देखें तो मेन 4 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये कि कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकती है किससे? या तो नए शेयर इशू करके और या फ्री रिजर्व से। मतलब सीधा जो पहला पॉइंट है सेक्शन 55 का, जो फर्स्ट पॉइंट है, उसका पर्पस क्या है कि बैलेंस शीट में जो प्रेफरेंशियल कैपिटल रिडीम होने की वजह से जो प्लेस खाली हो रहा है उस प्लेस को भरना है। और उस प्लेस को भरने के लिए आपके पास पहला ऑप्शन क्या है? या तो आप नए शेयर इशू कर दो, इक्विटी या प्रेफरेंस, और या फिर आप क्या करो, अपने प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व जो फ्री रिजर्व है उनसे अमाउंट क्या करो, सीआरआर में ट्रांसफ़र करके उस प्लेस को फिल कर दो। तो जो पहला पॉइंट है उसका पर्पस क्या है? फर्स्ट पॉइंट का पर्पस बहुत सीधा सा है कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम होने की वजह से बैलेंस शीट में जो प्लेस वेकेंट हुआ है, जो बैलेंस शीट में प्लेस खाली हुआ है, उसको भरना है। और उसको या तो आप किससे भर सकते हो? न्यू शेयर से भर सकते हो, और या फिर सीआरआर से भर सकते हो। सेकंड पॉइंट बोला था, याद है क्या है? सेकंड पॉइंट था कि वही प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए जा सकते हैं जो फुली पेड अप है। तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में एक ही कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और वो अगर पार्टली पेड अप है, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि कंपनी ने उसको कॉल करके फुली पेड अप में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद में रिडीम किया। और ढंग से सुनना, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की 2 कैटेगरी है जिसमें एक फुली पेड अप और एक पार्टली पेड अप है, तो फिर उस केस में कंपनी उन्हीं प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेगी जो फुली पेड अप है। मतलब जो पार्टली पेड अप है फिर उस केस में रिडीम नहीं होंगे अगर एक से ज़्यादा कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर है क्वेश्चन में। तो थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। थर्ड पॉइंट में क्या था? जो कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होने के बाद में जो कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाती है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? जो सेक्शन 133 में प्रिस्क्राइब है, तो उनके अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर बना रही है, तो वो कंपनीज जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट नहीं कर सकती। उनको अपना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो रिडम्पशन से पहले क्या होगा, फ्री रिजर्व से एडजस्ट करना पड़ेगा। और फोर्थ पॉइंट था कि अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन फ्री रिजर्व्स को यूज़ करके करती है, तो उतना फ्री रिजर्व आपको क्या होगा, सीआरआर में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में अकाउंटिंग एंट्रीज़ की हम लोगों ने बात की थी। तो हमने बोला कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग 3 मेथड है। फर्स्ट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय इशू ऑफ फ्रेश बाय इशू ऑफ न्यू शेयर। सेकेंड, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय यूजिंग फ्री रिजर्व। एंड थर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू शेयर एंड फ्री रिजर्व। अगर कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए क्या कर रही है, नए शेयर इशू कर रही है, तो सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड अगर अपन निकालें कि साहब कितने नए शेयर इशू होंगे, तो सीधा जितनी फेस वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो उतनी फेस वैल्यू के नए शेयर आपको क्या होगा, इशू करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंट्रीज में क्या होता है, पहले नए शेयर इशू हो जाते हैं। न्यू शेयर इशू करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, फिर उसके बाद रिडम्पशन की 3 एंट्रीज है। पहले रिडम्पशन ड्यू होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद फेस वैल्यू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इफ़ एनी और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में हम लोग लॉस को रिटर्न ऑफ करते हैं, तो पीएनएल या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बस ये 4 एंट्री होती है। अगर कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन फ्री रिजर्व से करती है, अगर कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन फ्री रिजर्व से करती है, तो पहले रिडम्पशन की तीनों एंट्री कर लो, रिडम्पशन ड्यू करो, लॉस रिटर्न ऑफ करो, प्रेफरेंस होल्डर्स को पेमेंट कराओ। फिर जितने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए
फ्री रिजर्व्स को यूज़ करके उसकी फेस वैल्यू के इक्वलेंट अमाउंट को फ्री रिजर्व से हम लोग क्या करते हैं, सीआरआर में ट्रांसफ़र करते हैं। और उसके लिए हम लोग एंट्री क्या करते हैं, उस केस में क्या एंट्री होती है, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। और अगर कॉम्बिनेशन है, पार्टली शेयर्स इशू हो रहे हैं और पार्टली फ्री रिजर्व से रिडीम हो रहा है, तो मैं टोटल मिला के बोल सकता हूँ कि 5 एंट्रीज होगी। फर्स्ट एंट्री आपकी नए शेयर इशू करने की, नेक्स्ट 3 एंट्रीज जो है वो रिडम्पशन के लिए, और लास्ट एंट्री जो है वो अमाउंट आपको सीआरआर में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी को फंड्स रिक्वायरमेंट है तो कंपनी इन्वेस्टमेंट्स अलाउड कर सकती है। तो अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट्स अलाउड करेगी तो नॉर्मल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट अगर लॉस हुआ तो, टू इन्वेस्टमेंट, और टू पीएनएल अगर प्रॉफिट हुआ तो। ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी जब अपने न्यू शेयर्स इशू करती है तो कंपनी न्यू शेयर या तो सेक्शन 55 की रिक्वायरमेंट के लिए इशू करती है, या फिर कंपनी अपने नए शेयर्स जो हैं वो फंड रिक्वायरमेंट के लिए लेती है। तो अगर सेक्शन 55 के पॉइंट से नए शेयर इशू हो रहे हैं तो प्रोसीड का मतलब होता है फेस वैल्यू, प्रोसीड का मतलब होता है फेस वैल्यू। और अगर कंपनी फंड्स रिक्वायरमेंट के लिए शेयर्स इशू कर रही है तो वहाँ पे प्रोसीड का मतलब होता है इशू प्राइस। मतलब 10 का शेयर अगर 10 पे इशू होगा, 10 रुपीज़ का शेयर 10 पे इशू होगा, तो सेक्शन 55 और फंड रिक्वायरमेंट दोनों के लिए प्रोसीड 10 है। पर अगर इंपॉर्टेंट क्या है, 10 का शेयर अगर 12 पे इशू होगा, 10 रुपीज़ का शेयर अगर 12 रुपीज़ पे इशू होगा, तो उस केस में सेक्शन 55 के लिए प्रोसीड 10 है और फंड्स रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसीड 12 है। समझ में आया? उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि अगर मान लो ऐसा लिया हो कि इतने रिजर्व यूज़ करने हैं, तो आप बैलेंसिंग फिगर आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कितने शेयर्स इशू होंगे। तो एक हम लोगों ने ऐसा टेबल भी बनाया था कि टोटल कितना अमाउंट पेएबल है, आप देख लो, उसमें से प्रीमियम को अलग कर दो और फेस वैल्यू अलग कर दो। प्रीमियम को आपको किससे एडजस्ट करना पड़ेगा, फ्री रिजर्व से, क्योंकि सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ नहीं कर सकते। और जितनी फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल टू बी रिडीम, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने रिजर्व यूज़ करना है, तो आप बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको शेयर्स से कितना रिडम्पशन करना है। और अगर क्वेश्चन ये बोले यहाँ पे कि कितने शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, तो मैं बैलेंसिंग फिगर क्या कर सकता हूँ, रिजर्व फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था, बहुत इजी सा छोटा सा चैप्टर था। अभी एक और छोटा सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू। अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू बहुत इजी है और एग्ज़ाम में सिंपली सिर्फ बोनस का क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल है, पर हाँ ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट किसी भी क्वेश्चन में एक पार्ट बन सकता है। तो बहुत छोटा सा पार्ट है अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। अब कंपनी बोनस देती है तो रीज़न क्या है, जैसे मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल ये कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी ने 1 लाख की कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया, तो इधर शेयर कैपिटल हो गई 1 लाख रुपीज़ की, और इधर कंपनी के पास कैश बैंक में अमाउंट हो गया कितना, 1 लाख रुपीज़। ठीक है। फिर इसको यूज़ करके कंपनी ने क्या किया, वही नॉर्मल हमेशा जो एग्जांपल होता है, कंपनी ने इसको यूज़ करके स्टॉक परचेज़ कर लिया 1 लाख का, और इसको कंपनी ने क्या किया, वापस सेल कर दिया 1,80,000 में। तो कंपनी के पास इस केस में यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कोई प्रॉफिट है तो वो एसेट साइड में किसी न किसी एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। मेरे इस एग्जांपल में ये प्रॉफिट यहाँ पे कैश में है। अब क्या होता है कि हम लोग जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जैसे एज ए प्रोप्राइटर भी हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग क्या चाहते हैं, प्रॉफिट होता है कि हम लोग उसमें से पैसा विड्रॉल कर सकें अपने रूटीन एक्सपेंसेस के लिए। तो बट ऑब्वियस है किसी इक्विटी शेयर होल्डर ने भी पैसा इन्वेस्ट किया कंपनी में, तो उसके पीछे मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो उस इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या होगा, वो प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल दूं कि कंपनी के पास 80,000 का क्या है, प्रॉफिट है, और ये इधर किस में रिप्रेजेंट हो रहा है, देखो कैश में। तो प्रॉफिट को जैसे प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में हम लोग विड्रॉल करते हैं, जिसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं, तो कंपनी के केस में कंपनी के ऑनर कौन है, शेयर होल्डर्स हैं।
तो कंपनी का जो प्रॉफिट है अगर वो शेयर होल्डर निकालना चाहे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो कंपनी डिविडेंड क्या करती है, पेमेंट करती है। अब मान लो कि अगर कंपनी इसमें से डिविडेंड दे, मान लो कंपनी 80,000 का डिविडेंड दे रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल कंपनी क्या कर रही है, 80,000 का डिविडेंड दे रही है। तो डिविडेंड देगी तो पहली एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल। तो इससे ये प्रॉफिट खत्म हो गया और फिर आप एंट्री करोगे डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जो भी है 80,000, डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश 80,000। तो इधर से 80,000 का कैश क्या हो गया, कम रह गया, और अब यहाँ पे बैलेंस कितना रह गया, 1 लाख का कैश रह गया। तो डिविडेंड देने से क्या होता है, लायबिलिटी साइड से प्रॉफिट कम हो जाते हैं और एसेट साइड के से क्या होता है, कंपनी के पास जो एसेट्स अवेलेबल है वो एसेट्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब मान लो कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को क्या किया, 80,000 रुपये का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये पैसा किसके पास पहुंच गया, ये पैसा किसके पास पहुंच गया, ये पैसा पहुंच गया शेयर होल्डर्स के पास। अब सोचो कि कुछ टाइम बाद, आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ आफ्टर ईयर, कंपनी को वापस पैसों की ज़रूरत है एक्सपांशन के लिए। तो कंपनी शेयर होल्डर्स से क्या कर रही, पैसा मांग रही है। अब पैसा मांगने के लिए ऐसे तो पैसा मांग नहीं सकते, दो, तो कंपनी शेयर इशू कर रही है। तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना इजी है पर वापस से पैसा मंगवाना मुश्किल है। तो हो सकता है शेयर होल्डर्स शेयर ना परचेज करें, तो उस केस में कंपनी को क्या होगा, फंड्स का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अगर कंपनी डिविडेंड प्रॉफिट में से डिविडेंड देती है तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि एसेट्स आउटफ्लो हो जाता है। कंपनी जब अपने प्रॉफिट्स में से डिविडेंड देती है तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि उससे कंपनी की एसेट्स का आउटफ्लो हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि नहीं डिविडेंड मत दो, क्योंकि शेयर होल्डर चाहते हैं कि कंपनी डिविडेंड दे, और कंपनी डिविडेंड नहीं देगी तो शेयर्स का जो मार्केट में प्राइस है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कंपनी चाहती है डिविडेंड ना दिया जाए, शेयर होल्डर चाहते हैं डिविडेंड दिया जाए, बेनिफिट हो, तो उसके बीच की एक गली निकाल दी, बोनस। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने प्रॉफिट्स, सुन रहे हो, अब जैसे मान लो मैं अगर एक नॉर्मल वे से बात करूं कि कंपनी ने पहले क्या किया, 80,000 का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। तो कम एक सीधी एंट्री की बात करूं तो क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पहले डिविडेंड पेएबल, फिर डिविडेंड पेएबल टू कैश। तो मैं अगर सीधी एंट्री करना चाहूँ इनको लेके, तो आप बहुत नॉर्मल वे से सोच सकते हो कि कंपनी ने जब अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो कंपनी ने एक तरह से एंट्री ये कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश 80,000। ठीक है सर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, शेयर होल्डर सेटिस्फाइड हो गए। अब कंपनी को 80,000 रुपये वापस चाहिए, तो कंपनी ने 80,000 के शेयर्स इशू कर दिए, कंपनी वापस एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ पता है, कि कंपनी ने पहले दिया फिर वापस ले लिया। तो दिया तो शेयर होल्डर खुश हो गए, जब पैसा चाहिए था तो वापस ले लिया। अब कंपनी क्या बोल रही है कि कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, तो अगर मैं चाहूँ तो इस एंट्री को नेट ऑफ करूँ तो ये ऐसा हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शेयर। तो कंपनी क्या बोल रही, देखो हम तुमको हमारा प्रॉफिट देंगे। कंपनी शेयर होल्डर्स को कैसे समझाती कि हम आपको अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर हमको ज़रूरत होगी फिर वापस हम लोग शेयर इशू करेंगे, तो इससे तो अच्छा हम प्रॉफिट में से क्या करते हैं, शेयर्स इशू कर देते हैं। तो दैट इज़ नोन एज बोनस। बोनस मतलब क्या हुआ, बिना कुछ लिए हम शेयर होल्डर्स को क्या कर रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। मतलब मैं कैश डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय क्या कर रहा हूँ, शेयर होल्डर्स को शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो ये बहुत नॉर्मल टर्म है आप लोगों के लिए भी। बोनस मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर्स के लिए जिसकी कोई कॉस्ट नहीं हो, कंपनी को जिसके लिए कोई अमाउंट रिसीव नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोनस बोलते हैं। तो मुझे सिंपली कैसे विजुलाइज होता है कि कंपनी ने इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 80,000 रुपये का डिविडेंड दिया, शेयर होल्डर्स के पास कैश पहुंच गया, और वापस उस कैश को लेने के लिए कंपनी ने क्या किया, शेयर इशू कर दिया। तो कैश देना वापस लेना, इसके बजाय कंपनी क्या बोलती है कि हम इस प्रॉफिट में से तुमको क्या करते हैं, शेयर्स इशू कर देते हैं। दिस इज नोन एज डिविडेंड। तो डिविडेंड देने से क्या होगा, शेयर होल्डर्स के पास में शेयर्स पहुंच गए, उससे उनकी वर्थ क्या होगी, बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और कंपनी के पास क्या होगा, जो कैश कंपनी चाहे तो वो क्या कर सकती है, रिटेन कर सकती है। तो जब कंपनी बोनस देती है तो बोनस का एक नाम और होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट।
सोच के देखो थोड़ा सा। बोनस मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट को क्या कर रही है, कैपिटल में कन्वर्ट कर रही है। तो बहुत नॉर्मल सा है कि आप इस केस में एंट्री यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और मेरे एग्जांपल में अगर कंपनी अगर मान लो सारा ही देना चाहे प्रोपोर्शनेटली तो एंट्री हो जाएगी। तो इस केस में यहाँ से प्रॉफिट खत्म हो जाएगा और ये क्या हो गई, कैपिटल हो गई। तो कंपनी के पास बोनस देने से क्या होता है, कंपनी की एसेट्स का आउटफ्लो रुक जाता है और उसको कंपनी इन फ्यूचर एक्सपांशन में क्या कर सकती है, यूज़ कर सकती है। तो जिसको समझ में आया, कंक्लूजन क्या है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ और पैसों की ज़रूरत नहीं है तो कंपनी ने उसको एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कंपनी को इन फ्यूचर जब एक्सपांशन के लिए पैसा चाहिए तो वापस पैसा मांगे, तो एज ए डिविडेंड देना फिर शेयर इशू करके वापस लेना, इससे अच्छा कंपनी ने क्या बोला कि हम अपने प्रॉफिट्स को क्या कर रहे हैं, एज शेयर्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दिस इज नोन एज बोनस। समझ में आया? तो बहुत ईजी सा चैप्टर है। अभी पहले मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर देखते हैं मॉड्यूल में लीगल प्रोविजंस क्या हैं। तो बोनस देने के दो तरीके हैं। जब कंपनी बोनस देती है ना, तो बोनस देने के दो तरीके हैं। एक तो क्या होता है, बोनस कैसे दिया जा सकता है, कंपनी शेयर होल्डर्स को जब बोनस देती है, बोनस मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो जब कंपनी बोनस देती है ना, तो बोनस देने का एक तरीका तो क्या होता है, इशू ऑफ फुल्ली पेड शेयर। कंपनी बोनस कैसे दे सकती है, नए फुल्ली पेड शेयर इशू करके। बोनस कभी भी पार्टली पेड नहीं होते, बोनस हमेशा फुल्ली पेड अप होते हैं। तो कंपनी बोनस कैसे दे सकती है, इशू ऑफ फुल्ली पेड शेयर। मतलब कंपनी क्या कर रही, इशू ऑफ फुल्ली पेड न्यू शेयर। और एक तरीका क्या होता है, बाय कन्वर्टिंग partly paid, by converting partly paid shares to fully paid share। तो बोनस देने का तरीका क्या है, बोनस देने का एक तरीका तो ये कि कंपनी नए फुली पेड शेयर इशू करके क्या करे, बोनस दे, पहला तरीका। दूसरा, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी पार्टली पेड शेयर्स को क्या कर सकती है, फुली पेड शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, ये एक बैलेंस शीट है नॉर्मल फॉर्मेट में। कंपनी के 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 6 कॉल्ड अप एंड पेड अप। ठीक है, ये बैलेंस शीट का एसेट्स और लायबिलिटीज साइड। कंपनी की बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में क्या है, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 है। एंड दिस इज 6 कॉल्ड एंड पेड अप। कंपनी ने क्या किया, 6 रुपये अभी तक कॉल्ड कर रखे हैं। कंपनी ने 6 रुपीज़ शेयर होल्डर से कॉल किया और शेयर होल्डर ने भी 6 रुपीज़ क्या किए, पेड किए। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये शेयर्स क्या है, पार्टली पेड अप शेयर्स है। ये शेयर्स पार्टली पेड अप, और कंपनी को जब ज़रूरत है तो कंपनी 4 रुपीज़ इन फ्यूचर क्या कर सकती है, कॉल कर सकती है। तो कंपनी चाहे ना तो ये 4 रुपीज़ का भी क्या कर सकती है, बोनस दे सकती है। मतलब शेयर होल्डर से बिना कुछ लिए 6 रुपीज़ के शेयर्स को कंपनी 10 रुपीज़ पेड अप में क्या कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है। तो ये भी शेयर होल्डर्स के लिए क्या है, बोनस है। कैसे बोनस है, सोचो। अगर मान लो तुम्हारे पास इस कंपनी के शेयर्स हैं जिनका फेस वैल्यू कितना है, 10 है, जिस पे कॉल्ड एंड पेड अप 6 है। कंपनी ने 6 कॉल किया, आपने 6 पेड किया। तो आपको भी पता है कि इन फ्यूचर कभी भी कंपनी 4 रुपीज़ अगर मांगेगी तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी क्या बोल रही है कि हम आपके 10 रुपीज़ वाले शेयर्स को, जो अभी कितना 6 पेड अप है, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, 10 पेड अप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, 10 रुपये के शेयर पे शेयर होल्डर ने 6 पेमेंट किया, पर वो पेड अप कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब 4 रुपीज़ कंपनी बिना शेयर होल्डर से लिए ही कैपिटल को क्या कर रही है, पेड अप कर रही है। तो बोनस देने का एक तरीका ये होता है, बाय कन्वर्टिंग पार्टली पेड शेयर टू फुली पेड अप।
अब देखो ना, मतलब बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल, तुम्हारे पास इस कंपनी का एक शेयर है जिसका फेस वैल्यू कितना है 10 है, और कॉल्ड एंड पेड अप कितना है 6 है। कॉल्ड एंड पेड अप 6 है, तो आपको भी रहता ना कि यार कंपनी इन फ्यूचर कभी भी क्या कर सकती है, 4 रुपीज़ कॉल कर सकती है। और कल को आपको एक नोटिस मिलता है कि कंपनी ने आपके 6 रुपये वाले पेड अप शेयर्स को 10 रुपीज़ पेड अप में कन्वर्ट कर दिया। तो अब बताओ आपको क्या होगा, आपको कितनी खुशी होगी कि अरे यार 4 रुपये लिए बिना ही कंपनी ने क्या किया, फुली पेड अप कर दिया। इसका मतलब इन फ्यूचर कंपनी आपसे 4 रुपीज़ कॉल नहीं कर सकती, क्योंकि अब ये शेयर क्या फुली पेड अप है। तो दिस इज़ बोनस फॉर यू, ये आपके लिए क्या है, बोनस है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं कि कंपनी ने क्या किया, अपने पार्टली पेड शेयर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, फुली पेड अप में। तो ऐसे भी कंपनी क्या कर सकती है, बोनस दे सकती है। तो अगर कंपनी अपने पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड में कन्वर्ट करेगी तो क्या एंट्रीज होगी उसकी अगर बात करूं, तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, कॉल करेगी। तो जैसे शेयर कॉल की एंट्री हम लोग करते हैं, तो हम लोग अगर एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होगी पता है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अपने एग्जांपल में 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 40,000। ठीक है, कंपनी ने पहले क्या किया, शेयर पे कॉल कर लिया, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर कंपनी क्या करेगी इसके बाद में, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आपका 40,000 हो गया। इसके बाद कंपनी बोनस क्या करेगी, डिक्लेयर करेगी। तो बोनस डिक्लेयर करेगी तो कंपनी क्या करेगी, बोनस देगी, तो प्रॉफिट्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो कंपनी क्या करेगी, फ्री रिजर्व्स, मतलब या तो प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो इस केस में अगर पूरा 40,000 का देना है तो 40,000 का बोनस क्या किया, डिक्लेयर कर दिया। अब जिसको समझ में आ रहा है वो सोचो। कंपनी ने पहले शेयर होल्डर से कॉल किया, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000। फिर कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया। तो बोनस, अगर कंपनी बोनस देगी तो कंपनी के प्रॉफिट्स तो कम होंगे ना। तो कंपनी ने एंट्री क्या की, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब यहाँ हो क्या रहा है पता है, देखो ये जो अमाउंट है ना, ये शेयर होल्डर से रिसीवेबल है, और ये जो 40,000 है ये शेयर होल्डर्स को क्या है, पेएबल है। और कंपनी इन दोनों को क्या करेगी, आपस में सेट ऑफ कर देगी। तो आपने यहाँ पे इसको डेबिट किया था, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट किया था, 40,000 रिसीवेबल है, शेयर होल्डर से रिसीवेबल है। और बोनस पेएबल टू शेयर होल्डर, ये बोनस ये क्या है, पेएबल है। तो रिसीवेबल और पेएबल को अगर मैं सेट ऑफ करूँ ना, तो क्या एंट्री मैं फाइनली कर सकता हूँ, जो अकाउंट समझते हैं, जो क्रेडिट है ना उसको आप डेबिट कर दो, और जो डेबिट है उसको आप क्रेडिट कर दो। तो कंपनी इस केस में यहाँ पे एंट्री क्या कर सकती है, बोनस पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। और ये एंट्री कितने से हो जाएगी, 40,000 से। तो जब कंपनी पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड शेयर्स में कन्वर्ट करती है। अच्छा, कंपनी ऐसा भी कर सकती है, ढंग से सुनना है ना बेटा। मेरे एग्जाम्पल में कितने शेयर्स हैं बताओ, मेरे एग्जाम्पल में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं तो 10,000 शेयर्स है, फेस वैल्यू 10 है, और पार्ट पेड अप कितना है, 6 है। अब कंपनी पर शेयर 2 रुपीज़ डिविडेंड, कंपनी पर शेयर 2 रुपीज़ का बोनस या बेनिफिट देना चाह रही, तो कंपनी चाहे तो क्या कर सकती पता है, 6 रुपीज़ पेड अप शेयर को 8 रुपीज़ पेड अप में भी कन्वर्ट कर सकती बोनस देके। तो उस केस में कंपनी 2 रुपीज़ पर शेयर कॉल करेगी, 10,000 इंटू तो 20,000 का कॉल होगा, 20,000 का ही बोनस डिक्लेयर होगा, और फिर वो आपस में क्या होंगे, सेट ऑफ हो जाएंगे। तो कुल मिला के कंपनी क्या कर सकती है, अगर कंपनी को बोनस देना है तो बोनस देने का एक तरीका शेयर होल्डर्स को ये भी कि आप पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड शेयर्स में कन्वर्ट कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कोई नया शेयर इशू नहीं होता है। एग्जिस्टिंग जो शेयर्स है ना, जो अभी तक पार्टली पेड अप है, कंपनी उसी को क्या करती है, फुली पेड अप में कन्वर्ट कर देती है। और इस केस में कंपनी कोई नया बोनस शेयर इशू नहीं करती है। तो समझ में आया हो तो 3 एंट्रीज होगी। पहली एंट्री किसकी होगी, फाइनल कॉल की, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। सेकंड इसमें हो गया कि शेयर होल्डर से रिसीवेबल है। फिर आप करो बोनस की एंट्री। तो बोनस की एंट्री करोगे तो प्रॉफिट्स में से बोनस दोगे तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे ना। तो पीएनएल और जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट मतलब पीएनएल या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। और फिर क्या करना है, रिसीवेबल और पेएबल को सेट ऑफ करना है ना। हमने
शेयर होल्डर्स से कॉल का पैसा लिया, ना हमने उनको बोनस का पैसा दिया, दोनों आपस में क्या होंगे, सेट ऑफ हो जाएंगे। तो ये एंट्री हो जाएगी बोनस पेबल, जो पहले क्रेडिट हुआ था वो अब डेबिट हो जाएगा, और जो शेयर फाइनल कॉल पहले डेबिट हुआ था वो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया? ये पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड शेयर्स में कन्वर्ट करने का एक तरीका है। तो मैंने आपको बोला कंपनी दो तरह से बोनस दे सकती है। पहला तरीका क्या है, न्यू शेयर्स इशू करके, नए इक्विटी शेयर इशू करके, और दूसरा तरीका क्या है, बाय कन्वर्टिंग पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुली पेड शेयर्स। आप पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड में कन्वर्ट करके भी बोनस दे सकते हो। अब बात करते हैं जब कंपनी नए शेयर इशू करेगी। जब कंपनी क्या करती है, नए शेयर इशू होती है, तो पहले बोनस क्या होता है, प्रपोज होता है। तो जब बोनस प्रपोज होता है तो कंपनी एंट्री क्या करती है पता है, नए शेयर इशू हो रहे हैं तो कंपनी यहाँ पे एंट्री क्या करती है, किस किस से कंपनी बोनस दे सकती है, सीआरआर से बोनस दे सकती है। तो कंपनी एंट्री करती है सीआरआर अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम को बोनस के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। फिर फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। फिर क्या करना है, बस बोनस पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोनस पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर आपने पढ़ा हो प्रोविज़न कि सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो बोनस के लिए हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ कर सकते हैं। पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पता है, कंपनी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कंपनी इन दोनों का यूज़, किसका, सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम, इनका यूज़ सिर्फ न्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू में ही कर सकती है। मतलब अगर कंपनी पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड में कन्वर्ट कर रही है ना, तो फिर सिर्फ कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कंपनी को उस केस में किसको यूज़ करना पड़ेगा, फ्री रिजर्व, मतलब पीएनएल और जनरल रिजर्व। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी जब नए शेयर इशू कर रही है, नए न्यू फुली पेड शेयर इशू कर रही है, तो कंपनी बोनस देने के लिए क्या कर सकती है, सीआरआर और सिक्योर। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाइड है। तो सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ जो है वो सिर्फ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स देने में किए जा सकते हैं। अगर कंपनी क्या कर रही है, पार्टली पेड शेयर्स इशू कर रही है, तो पार्टली पेड बोनस शेयर्स देने के लिए मैं सीआरआर और फ्री सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ नहीं कर सकता हूँ। समझ में आया? तो अगर कंपनी क्या बोला अभी तक अपन ने, बोनस क्या है, बोनस एक तरह से शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देने का तरीका है, जिससे कि कंपनी से एसेट्स का आउटफ्लो नहीं होता है, जिससे कंपनी उस कैश को, उस एसेट्स को एक्सपांशन में क्या कर सकती है, यूज़ कर सकती है। और बोनस देने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है बोनस देने का, कि आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को न्यू शेयर्स इशू करो, नए शेयर इशू करो एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में। तो कंपनी जब नए शेयर इशू करेगी तो कंपनी किस किस से नए शेयर इशू कर सकती है, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व। तो इसका सीक्वेंस भी वही है, सीआरआर अवेलेबल है तो पहले सीआरआर यूज़ करो, सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है तो उसको यूज़ करो, और फिर आप किसको यूज़ करो, फ्री रिजर्व को। फ्री रिजर्व मतलब पीएनएल और जनरल रिजर्व। तो जब कंपनी फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर रही है, जब कंपनी फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर रही है, तो कंपनी क्या एंट्री करती है, सोचो, विजुलाइज करो मेरे साथ। दो एंट्री है। पहला बोनस डिक्लेयर करेगी, तो बोनस जब कंपनी डिक्लेयर करेगी तो बोनस डिक्लेयर करने की एंट्री क्या करेगी, सोचो 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 मेरे साथ में। बोनस डिक्लेयर करने की फर्स्ट एंट्री क्या होगी, यस, सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। और फिर उसके बाद में जब कंपनी बोनस देगी तो बोनस शेयर इशू करेगी तो बोनस पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर हुआ तो कभी ऐसा। पर बोनस नए शेयर हमेशा फुली पेड इशू होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 10 रुपीज़ का शेयर है, तुमने उसको एज ए बोनस इशू कर दिया, टू कॉल्ड एंड पेड अप।
तो ये तो फिर उस केस में शेयर होल्डर्स के गले में क्या होगी, घंटी हो जाएगी तो कि इन फ्यूचर कंपनी 8 रुपये मांगेगी तो देने पड़ेंगे। तो बोनस कभी भी कंपनी नए शेयर जब इशू करती है ना, न्यू बोनस शेयर कभी भी पार्टली पेड नहीं हो सकते। न्यू बोनस शेयर हमेशा क्या होंगे, फुली पेड अप होंगे। और एक तरीका क्या है कि आप पार्टली पेड शेयर्स को बोनस के थ्रू, क्या बोनस मतलब बिना कुछ शेयर होल्डर से लिए मैं फुली पेड कन्वर्ट कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो बोनस फॉर शेयर होल्डर। तो आप पार्टली पेड शेयर्स को क्या कर सकते हो, फुली पेड शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो बोनस देके। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस पर्पस के लिए मैं सीआरआर या सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ नहीं कर सकता, मुझे पीएनएल या जनरल रिजर्व को यूज़ करना पड़ेगा। तो इस केस में 3 एंट्री होती है। फर्स्ट एंट्री हम लोग क्या करते हैं, शेयर कॉल करते हैं, तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर बोनस पेएबल की एंट्री होती है, तो फ्री रिजर्व मतलब पीएनएल या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। और फिर दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाते हैं, तो बोनस पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। ये 3 एंट्रीज हम लोग करते हैं। तो ये चैप्टर है बोनस का और ये उससे रिलेटेड क्या एंट्रीज है। और मेरे को इसमें सबसे जो यूनिक लगता है वो क्या लगता है कि सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम। सीआरआर सुन रहे हो, सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम का जो यूज़ है वो सिर्फ और सिर्फ फुली पेड नए शेयर इशू करने के लिए किया जा सकता है। क्या होता है सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, थोड़ा सोचो, कैपिटल को रिडम्पशन करने की वजह से जो रिजर्व बना दैट इज नोन एज सीआरआर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीआरआर बोलते हैं। समझ में आया। अब देखो कुछ लीगल प्रोविजंस की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, देखो बोनस, ठीक है, कंक्लूजन में ऑलरेडी आपको डिस्कस करके बता चुका हूँ। बोनस इशू मीन्स इश्यू ऑफ फ्री एडिशनल शेयर। बोनस इशू मीन्स इशू ऑफ फ्री एडिशनल शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। फ्री, बिना कुछ लिए जब नए शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करते हो तो दिस इज नोन एज बोनस। एक कंपनी में इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर टू इट्स शेयर होल्डर आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को यूज़ करके कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप वही रिजर्व यूज़ कर सकते हो जो रियलाइज है, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम भी वही यूज़ कर सकते हैं जो कैश में रिसीव हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम भी हम लोग वही यूज़ कर सकते हैं जो प्रीमियम आपको कैश में रिसीव हुआ है। जस्ट फॉर एग्जांपल, कंपनी ने 1,20,000 की एक एसेट्स परचेज की, एंट्री हो गई एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है, 120 जिससे भी परचेज की। फिर इसको पेमेंट करने के लिए कंपनी ने क्या किया, 10,000 शेयर्स 10 रुपये वाले 12 पे इशू कर दिए। तो मैं अगली एंट्री क्या करूँगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे 10,000 शेयर इंटू 10 के हिसाब से, अच्छा 1,20,000 का पेमेंट हो रहा है, उसमें से 1 लाख की तो कैपिटल हो गई और 20,000 का प्रीमियम हो गया। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम आप बोनस के लिए नहीं ले सकते क्योंकि ये जो है वो आपको प्रीमियम कैश में रिसीव नहीं हुआ। तो जिसको समझ में आ रहा है, खोपड़े में बैलेंस शीट खोल के देखो, लाइबिलिटी साइड में अगर मैं बात करूं तो शेयर कैपिटल, लाइबिलिटी साइड में अगर मैं बात करूं तो शेयर कैपिटल कितना है, 1 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो कितना है, 20,000, और इधर तुम्हारी फिक्स एसेट से 120। तो ये प्रीमियम कैश में रिसीव नहीं हुआ, ये तो फिक्स एसेट फॉर्मेट में रिसीव हुआ है। तो हम लोग बोनस में वो ही दे सकते हैं जो कि कैश रिसीव हुआ है। तो इन्होंने साफ बोल रखा है, यू कैन नॉट यूज रिवैल्यूएशन रिजर्व। बोनस शेयर शुड नॉट बी इशूड आउट ऑफ द रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएटेड बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो बोनस की डेफिनेशन क्या होगी, फ्री में बिना कुछ लिए जब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को न्यू शेयर इशू करते हो तो दिस इज नोन एज बोनस। कंपनी अपना फुल्ली पेड बोनस शेयर, नया शेयर कहाँ से इशू कर सकती है, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मतलब जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है, तो जनरली पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड भी ले सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम वही ले सकते हैं जो कैश में रिसीव हुआ। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो लास्ट अपन ने जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम किया था, हाँ, तो उस जब प्रॉफिट से रिडीम हुआ था तो सीआरआर बनाता, तो कैपिटल रिडक्शन रिजर्व यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखो प्रोविज़न ऑफ द कंपनीज एक्ट, जैसे एक बार रीड करते हैं, कंक्लूजन में बता चुका हूँ आपको।
प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन कौन सा है? 63। लास्ट चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो था वो सेक्शन 55 था। तो सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ढंग से पढ़ो मेरे साथ, डील विद द इशू ऑफ बोनस शेयर। तो ये जो है वो किसके साथ डील कर रहा है? बोनस इशू के साथ में। सब सेक्शन 1, तो इसका 63 का जो सब सेक्शन 1 है वो क्या बोलता है? ए कंपनी में इशू फुली पेड, ए कंपनी में इशू फुली पेड बोनस शेयर टू इट्स मेंबर इन एनी मैनर व्हाटसोएवर आउट ऑफ, कहाँ से दे सकते हैं? फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से और CRR को यूज़ करके। provided that no issue shall be made by the capitalizing reserve created by the revaluation, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व से बोनस नहीं दिया जा सकता है। तो ये तो सेक्शन 63 का सब सेक्शन 1 बोलता है कि कोई भी कंपनी अपना फुल्ली पेड बोनस शेयर अगर दे रही है तो कहाँ से दे सकती है? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और CRR। और इनका यूज़ होने का सीक्वेंस उल्टा है, पहले CRR यूज़ करते हैं, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ करते हैं और फिर हम लोग उसके बाद फ्री रिजर्व यूज़ करते हैं एंट्रीज में। अब सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? सब सेक्शन 2 of section 63 provide that no company shall capitalize its profit, मतलब बोनस, no company shall capitalize its profit or reserve for the purpose of issuing fully paid bonus share under subsection 1 unless, तो कब दे सकते हैं बोनस? पहला, इट इज़ ऑथराइज बाय आर्टिकल, आर्टिकल में ऑथराइज होना चाहिए कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर सकती है। इट इज़ ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड बीन ऑथराइज इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, तो आर्टिकल्स में ऑथराइज होना चाहिए। जनरल मीटिंग में क्या हुआ? मतलब पहले क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे, फिर शेयर होल्डर्स उसको मीटिंग में क्या करते हैं? अप्रूव करते हैं। तो आर्टिकल के थ्रू ऑथराइज होना चाहिए और जनरल मीटिंग में भी वो क्या है? ऑथराइज हुआ है, तो ही कंपनी क्या कर सकती है? बोनस दे सकती है। और थर्ड, it is not default in the payment of interest or principal in respect of fixed deposit or debt securities, मतलब डिबेंचर वगैरह। बट ऑब्वियस है यार, आप अपने लोन पे डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट या प्रिंसिपल के पेमेंट्स ही नहीं कर रहे हो और आप शेयर होल्डर्स को बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, गलत बात है ना। तो थर्ड पॉइंट क्या बोला कि अगर बोनस देना है तो पहला क्या बोला? फर्स्ट पॉइंट, आर्टिकल्स में ऑथराइज होना चाहिए। सेकंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको क्या करेंगे? रिकमेंड करेंगे, जो जनरल मीटिंग में ऑथराइज होना चाहिए। थर्ड क्या बोला कि वो कंपनी जो बोनस देना चाह रही है अपने शेयर होल्डर्स को, उन्होंने इंटरेस्ट या प्रिंसिपल के रीपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया हो, किसी भी तरह का है नॉट डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज। गवर्नमेंट के जो ड्यूज हैं, गवर्नमेंट के ड्यूज जो है, जैसे कोई इनकम टैक्स हो गया, GST वगैरह हो गया, तो गवर्नमेंट के जितने भी ड्यूज हैं उनके पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। समझ में आया? और द पार्टली पेड शेयर इफ एनी आउटस्टैंडिंग एट द डेट आर मेड फुली पेड अप, मतलब पार्टली पेड शेयर्स हैं तो उनको बोनस देना है तो पहले उनको क्या होगा? फुली पेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 63 जो है वो बोनस में डील करता है। तो सेक्शन 3 का जो सब सेक्शन 1 है वो बोलता है कि कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को न्यूली फुली पेड शेयर्स इशू करना चाहे तो कहाँ से कर सकती है? CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड इन कैश और फ्री रिजर्व से कर सकती है। रिवैल्यूएशन रिजर्व हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो इन टर्म्स ऑफ कैश रिसीव नहीं होता। इसी का सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? आपके पास CRR पड़ा है, बहुत सारा सिक्योरिटी प्रीमियम, आपके पास बहुत सारा प्रॉफिट है, फिर भी आप बोनस तभी दे सकते हो जब आपके आर्टिकल्स के थ्रू आप ऑथराइज हो, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करे, जिसको जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाए। थर्ड क्या बोला? किसी भी तरह का लोन या डिबेंचर या कोई डेट से तो उस पर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल रीपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं हुआ, बट ऑब्वियस है गवर्नमेंट ड्यूज का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आपको क्या बोला था इस केस में कि अगर आपको बोनस देना है तो पार्टली पेड शेयर्स हैं तो बोनस देने के लिए पहले उनको फुली पेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। द कंपनी विच हैज वंस अनाउंस, देखो बहुत नॉर्मल है, जो वादा किया वो नहीं तोड़ सकते हो आप, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। The company which has one announced the decision of its board recommending the bonus shall not subsequently withdraw the same, मतलब एक बार बोनस डिक्लेयर हो गया तो उसको हम लोग वापस से विड्रॉल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं अरे नहीं गलती से हो गया, ऐसा नहीं। अब सब सेक्शन 3, सेक्शन 63 का सब सेक्शन 3 क्या बोलता है? सब सेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन ऑल्सो प्रोवाइड दैट बोनस शेयर शैल नॉट बी इश्यूड इन लिeu ऑफ द डिविडेंड।
क्या बोला, ऐसा शेयर होल्डर को पागल नहीं बना सकते, ऐसा पहले डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, अब तुम उनको ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हम डिविडेंड की जगह तुमको रोकड़ा नहीं देंगे, हम तुमको शेयर्स देंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। तो सबसेक्शन 3 बोलता है कि एक बार अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो आपको डिविडेंड ही पेमेंट करना पड़ेगा, आप उसमें डिविडेंड की जगह बोनस नहीं दे सकते। समझ में आया? तो कुल मिला के यहाँ तक जो मैंने पढ़ा तो ये लॉ में भी जनरली कंसीडर हो जाता है। तो सेक्शन 63 का सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फुली पेड अगर शेयर्स बोनस में इशू कर रही है तो कहाँ से कर सकती है, CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि CRR का तो यूज़ उसके अलावा कहीं है भी नहीं, तो CRR सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड इन कैश और फ्री रिजर्व यूज़ कर सकते हो। और वो भी तब जब सब सेक्शन 2 क्या बोलता है कि आप आर्टिकल्स के थ्रू ऑथराइज हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया जिसको जनरल मीटिंग में अप्रूवल मिला हो, आपने अपने डेट्स या डिबेंचर या लोन पे इंटरेस्ट या प्रिंसिपल के रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो, और क्या था, स्टैट्यूटरी ड्यूज़ का डिफ़ॉल्ट नहीं है, गवर्नमेंट के सारे ड्यूज़ आपने पेमेंट किए हैं, और जो शेयर्स पे आप बोनस दे रहे हो वो शेयर्स फुली पेड अप होने चाहिए। मतलब पार्टली पेड शेयर पे नया बोनस फुली पेड शेयर इशू नहीं किया जा सकता। और फिर उसके बाद में थर्ड में क्या बोला इसका सब सेक्शन 3, अच्छा ये समझ गए, एक बार बोनस डिक्लेयर हो गया उसके बाद में आप वापस विड्रॉल नहीं कर सकते और डिविडेंड के बदले बोनस नहीं दे सकते। मतलब डिविडेंड मतलब रोकड़ा देना तो रोकड़ा ही देना, शेयर्स नहीं दे सकते। ये पॉइंट, अब ये जो ऊपर के 2 पॉइंट है उसका एक कंक्लूजन यहां पे है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट and capital redemption reserve account may be apply in the paying up of unissued समझते हो, unissued मतलब कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 1 लाख है। सुनो ढंग से, कंपनी का ऑथराइज इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर है, मतलब कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर सकती है और कंपनी अभी 80,000 शेयर ऑलरेडी इशूड कर चुकी है, तो मैं बोलूंगा 20,000 शेयर क्या है, अनइशूड है। तो अनइशूड शेयर्स को इशू करने में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अनइशूड शेयर्स मतलब नए शेयर इशू करना। तो ये ढंग से पढ़ो, मेरे साथ में क्या लिखा हुआ है देखो, ए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड द CRR अकाउंट मे बी अप्लाई in the paying up of unissued share to be issued to the members of the company as fully paid bonus share। मतलब ये बोल रहे हैं कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम और CRR को सिर्फ किस में यूज कर सकते हो, फुली पेड, इशुइंग फुली पेड शेयर, आप फुली पेड शेयर्स को इशू करने में इनको यूज कर सकते हो। और इन अदर वर्ड्स क्या बोला, इन अदर वर्ड्स सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन नॉट बी अप्लाई टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन एनी शेयर हेल्ड बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के अनपेड अमाउंट को पेड करने के लिए मैं सिक्योरिटी प्रीमियम और CRR को यूज़ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने बोला कि जब नए फुली पेड बोनस शेयर इश्यू होते हैं तो हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व। पर अगर मैं पार्टली पेड शेयर्स को बोनस दे के फुली पेड शेयर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैं CRR और सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ नहीं कर सकता, मेरे को सिर्फ फ्री रिजर्व यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसा कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाइड है और यहाँ पे भी साफ लिखा हुआ है। तो वही कंक्लूजन है, एज पर द सेक्शन 63 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोनस शेयर कैन नॉट बी इशूड अनलेस पार्टली पेड शेयर्स आर मेड फुली पेड अप। ठीक है, क्या बोला, एज पर सेक्शन 63 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट बोनस शेयर कैन नॉट बी इशू अनलेस द पार्टली पेड शेयर्स आर मेड फुली पेड अप। और इसका पैरा 39(2) क्या बोलता है, ऑफ टेबल F अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट अलाउ अस टू फ्री रिजर्व, allow us of free reserve for paying up amount unpaid on the share held by the existing shareholder। मतलब क्या हुआ, सुनना ढंग से, अगर कोई पार्टली पेड शेयर्स है, अगर क्या है कोई पार्टली पेड शेयर्स है और कंपनी उन पे बोनस शेयर देना चाह रही है नए, अगर कोई कंपनी के पार्टली पेड शेयर्स हैं और कंपनी उस पर नए बोनस शेयर्स देना चाह रही है, न्यू फुली पेड अप बोनस शेयर देना चाह रही है, तो पहले तुमको पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ढंग से सुनना, पार्टली पेड शेयर को फुली पेड में कन्वर्ट करने का एक तरीका तो क्या आप कॉल कर लो और दूसरा तरीका फ्री रिजर्व में से बोनस दे दो। तो आप फ्री रिजर्व से बोनस दे के भी पार्टली पेड को फुली पेड में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर CRR और सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करके आप उन पे नए शेयर इशू कर सकते हो।
यहाँ लिखा हुआ है ऑन द कंबाइंड रीडिंग ऑफ बोथ द प्रोविजन इट कैन बी सेड दैट फ्री रिजर्व मे बी यूज, देखो free reserve may be used for paying up an amount unpaid on share held by the existing shareholder, though security premium account and CRR cannot be used. समझ में आया? तो मैंने लास्ट क्या बोला पता है कि कंपनी के जैसे 1000 इक्विटी शेयर है, एक कंपनी के 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10, 6 पेड अप, तो 6 पेड अप है, तो यहाँ पे इस केस में क्या हो गया, 6000 आ गया। कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस है और CRR भी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस मान लो 5000 है और CRR कंपनी के पास कितना है, 10,000 है। अब कंपनी क्या करना चाह रही पता है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या कर रही है, नए बोनस शेयर, न्यू बोनस शेयर इशू करना चाह रही है। तो कंपनी को उसके लिए पहले क्या होगा, ये जो पार्टली पेड शेयर्स है ना, उनको फुली पेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जिसको समझ में आ रहा है, मुझे पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, मेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो। एक तो मैं क्या करूँ, कॉल करूँ, शेयर होल्डर से 4 रुपये कॉल करूं, और या मैं क्या कर सकता हूं पता है, मैं प्रॉफिट एंड लॉस में से 4 रुपीज़ पर शेयर का क्या करूं, बोनस दे दूं। मतलब जिसको समझ में आ रहा हो, तो मैं अगर मुझे नए नए बोनस शेयर्स इशू करने हैं तो मेरे पास पहला ऑप्शन क्या है कि मैं शेयर होल्डर से कॉल करूं। तो मैंने एंट्री कर दी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 1000 शेयर्स पे 4 रुपीज़ के हिसाब से कितना हो गया, 1000 शेयर्स पे 4 रुपीज़ के हिसाब से कितना हो गया, 4000। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन क्या है, या तो मैं पैसा ले लूं, तो मैं एंट्री कर सकता हूं कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो मैं पार्टली पेड शेयर को फुली पेड में कन्वर्ट करने के लिए एक ऑप्शन तो मेरे पास क्या है कि मैं शेयर होल्डर से कॉल कर लूं, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, आप बोनस दे के भी तो पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड में कन्वर्ट कर सकते हो, बस रेस्ट्रिक्शन क्या है कि आप CRR या सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं अगली एंट्री क्या कर सकता हूं पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस पेबल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस पेबल टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर 4000, और फिर मैं इसके बाद में क्या एंट्री कर सकता हूं बताओ, पता है आपको, बोनस पेबल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, बोनस पेबल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो इसमें मैंने क्या किया पता है, मैंने शेयर होल्डर से कॉल करने के बजाय क्या किया, 4 रुपीज़ पर शेयर है ना, तो 4 रुपीज़ पर शेयर इंटू 1000 मतलब 4000, तो प्रॉफिट एंड लॉस से 4000 क्या किया, कैपिटल में डाल दिया। और अब मैं कह सकता हूं कि ये जो शेयर पहले पार्टली पेड थे अब किस में कन्वर्ट हो गए, फुली पेड में। और अब आप क्या कर सकते हो, CRR या सिक्योरिटी प्रीमियम या फ्री रिजर्व को यूज़ करके अब आप बोनस शेयर दे सकते हो। तो ये तो पक्का है कि अगर आपको नए बोनस शेयर इशू करने हैं फुली पेड अप, तो उसके लिए जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर है वो भी फुली पेड अप होना चाहिए। तो अगर वो पार्टली पेड अप है तो या तो कॉल करके फुली पेड अप में कन्वर्ट करो, और या उनको फ्री रिजर्व में से बोनस देके फुली पेड अप में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद आप उन पे नए बोनस शेयर इशू कर सकते हो। सेबी गाइडलाइंस हैं, ठीक है, नॉर्मल है। सेबी गाइडलाइंस में क्या बोला, अब ये सेबी गाइडलाइंस उन पे है जो जिन कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो क्या लिस्टेड है, तो ऑथराइज होना चाहिए, इससे हालांकि अपने को कोई काम नहीं है, ठीक है। ये सेबी गाइडलाइंस है, बाकी ये जर्नल एंट्रीज है तुम्हारी, समझ में आया। तो वापस एक बार मुझे बता दो फटाफट से, 2 मिनट में एंट्रीज करने से पहले देख लेते हैं बोनस देने के कितने तरीके हैं। बोनस देने के 2 तरीके हैं। कैसे बोनस दे सकते हैं, फर्स्ट बाय बोनस दे सकते हैं कैसे, फुल्ली पेड,
न्यू शेयर और by converting partly paid shares into fully paid share। एंट्रीज सोचो, फर्स्ट केस में सिर्फ दो ही एंट्रीज है। पहली एंट्री जब बोनस डिक्लेयर करोगे तो CRR अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। और फिर एंट्री करोगे तो बोनस पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अगर प्रीमियम पे है तो। और यहाँ पे अगर बात करें तो इस केस में क्या होगा, तीन एंट्रीज आपको देनी पड़ेगी। फर्स्ट आपको कॉल करना पड़ेगा, तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जिसमें अक्कल है, तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करने से आपका शेयर पार्टली पेड से फुली पेड अप हो जाएगा। फिर बोनस डिक्लेयर करो, तो अब इस केस में हम लोग सिर्फ किसको यूज़ कर सकते हैं, फ्री रिजर्व को। तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, बताओ, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस पेएबल। और फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, बोनस पेएबल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। तो जो तुमने यहाँ डेबिट किया था वो यहाँ पे वापस क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, और जो क्रेडिट किया था वो डेबिट हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कंपनी सिर्फ और सिर्फ न्यू जो बोनस शेयर्स है उनके इशू में कर सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन मेरे को क्या लगती है कि बैलेंस शीट में पार्टली पेड शेयर्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन बोल रहा है कि इनको नए फुली पेड शेयर इशू करने हैं, तो पहले पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो कॉल करके और या फिर बोनस देके फ्री रिजर्व से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस अब ठीक है, नॉर्मली वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस, इतना ही है बोनस में। तो जैसे इलस्ट्रेशन 1 की बात करें तो क्या बोला है, देखो, फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च, ठीक है। सभी गाइडलाइंस एक बार चलो गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी गाइडलाइंस जो है वो एप्लीकेबल किस पे होती है, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में क्या रजिस्टर्ड है, तो लिस्टेड कंपनी, जो कंपनी लिस्टेड है उन्हीं पे ये क्या होगी, गाइडेंस एप्लीकेबल होगी। तो काफ़ी कुछ पॉइंट तो वही है जो कंपनीज एक्ट में बोला है। तो इट इज़ ऑथराइज बाय आप बोनस तभी दे सकते हो जब आप ऑथराइज हो, किससे, आर्टिकल्स के थ्रू, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इफ देयर इज नो सच प्रोविजन आर्टिकल, अगर प्रोविजन नहीं है तो आप वो चेंज करके भी कर सकते हो। तो पहला पॉइंट, सभी गाइडलाइंस क्या बोल रही है, लिस्टेड कंपनी बोनस तभी दे सकती है जो आर्टिकल के थ्रू ऑथराइज हो। फिर वही नॉट डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, ये कंपनीज एक्ट में भी था। सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट हैज नॉट डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ नॉट डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज, और पार्टली पेड शेयर इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट आर मेड फुली पेड अप। तो ये पॉइंट वही है जो हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 63 के अंदर, हम लोगों ने बात की थी। रेस्ट्रिक्शन ऑन बोनस शेयर, ये पॉइंट सभी गाइडलाइंस में, ये नया पॉइंट है, देखो। तो कंपनीज एक्ट में ये पॉइंट नहीं है, इसलिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपने गाइडेंस में अपने अंदर ये क्या किया, रेस्ट्रिक्शन डाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा पॉइंट है। देखो ये क्या बोल रहे हैं पता है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, देखो मान लो ये तुम्हारी बैलेंस शीट है, ठीक है बेटा। इस बैलेंस शीट में आपके मान लेते हैं 10,000 इक्विटी शेयर है, ठीक है, कैपिटल जो भी है, और साथ में यहाँ पे तुम्हारे क्या है, 10% डिबेंचर भी हैं, 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर है।
10% कन्वर्टेबल डिबेंचर है, मतलब इनको राइट है कि ये फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या होगा, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। मेरी बात को ढंग से समझो, कंपनी की बैलेंस शीट में 10,000 इक्विटी शेयर है और साथ में 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर है, जो अगले साल या उसके अगले साल या उसके अगले साल क्या होगी, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। कन्वर्टेबल डिबेंचर है ना, मतलब इन डिबेंचर होल्डर्स को ये राइट है कि ये रिडम्पशन के वक्त क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर ले सकते हैं, और ये फ्यूचर में कंपनी के क्या बन जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। तो अगर मान लो अभी कंपनी बोनस डिक्लेयर कर रही है 1:1, 1:1 मतलब जिनके पास एक शेयर है उसको कंपनी एक शेयर बोनस में दे रही है। तो कंपनी ने एग्जिस्टिंग बोनस क्या डिक्लेयर किया, 1:1, मतलब 1 शेयर पे कंपनी 1 शेयर बोनस दे रही है। तो सभी गाइडलाइंस क्या बोलती है, लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है कि जब ये डिबेंचर्स कन्वर्ट होंगे, जब ये डिबेंचर जितने भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, तो इनको भी आपको 1:1 क्या होगा, उस वक्त बोनस देना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि अगर ये डिबेंचर मान लो 100 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं, तो जब ये कन्वर्ट होंगे ना, तो आपको इन पे भी 1:1 के हिसाब से क्या होगा, बोनस देना पड़ेगा, और उतना प्रॉफिट आपको रिजर्व करके रखना पड़ेगा इनके लिए। तो जब ये डिबेंचर कन्वर्ट होंगे तो क्या होगा पता है, अगर मान लो इन डिबेंचर को कन्वर्जन पे डिबेंचर के बदले में 100 इक्विटी शेयर मिल रहे हैं, और कंपनी ने बोनस कितना डिक्लेयर किया, 1:1, मतलब एक पे एक बोनस। तो जब ये कन्वर्ट होंगे ना, जब अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल, जब भी ये कन्वर्ट होंगे तो इनको 100 शेयर साथ में क्या होगा, बोनस मिलेगा। तो जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस देती है ना, तो जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जो डिबेंचर होल्डर्स इन फ्यूचर कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स बनने वाले हैं, तो कंपनी बोलती कि इनके लिए भी तुमको रिजर्व रखना पड़ेगा, रिजर्व आपको इनके लिए भी प्रॉफिट रखना पड़ेगा बचा के, ताकि जब ये डिबेंचर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे ना, तो आपको इनको कन्वर्जन के साथ साथ बोनस भी देना पड़ेगा। तो हालांकि अकाउंटिंग इम्पैक्ट नहीं है, अकाउंटिंग का कोई इंपैक्ट नहीं है, पर इन्होंने क्या बोल रहा है कि रिजर्वेशन रखना है, रिजर्व रखना पड़ेगा आपको। तो जिसको समझ में आया ठीक है, इसका अकाउंटिंग इंपैक्ट कुछ नहीं है। देखो, नो इश्यूअर शेल मेक ए बोनस इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर अनलेस इट हैज मेड रिजर्वेशन ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द सेम क्लास इन फेवर ऑफ होल्डर ऑफ आउटस्टैंडिंग कंपल्सरी कन्वर्टेबल डेट्स इंस्ट्रूमेंट। जो कंपल्सरी मतलब जो डेट्स कंपल्सरी है, जो डिबेंचर्स कंपल्सरी है कि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, तो उनके लिए बोनस का रिजर्वेशन रखना पड़ेगा। रिजर्वेशन, एक रिजर्व अलग से रखना पड़ेगा। अभी बोनस नहीं देना है, एक प्रॉफिट उनके लिए अलग से रिजर्व रख के रखना है कि भाई जब भी ये डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तो उन शेयर्स पे हम लोग उस प्रॉफिट को यूज करके क्या करेंगे, बोनस देंगे। इसका अकाउंटिंग इंपैक्ट कुछ भी नहीं है। In proportion of convertible part thereof, the equity shares so reserved for the holder of fully and partly paid debenture instrument shall be issued at the, देखो साफ लिखा हुआ है, the equity shareholders so reserved for the holders of fully or partly compulsory convertible debts instrument shall be issued at the time of conversion of such debts instruments। तो उनको बोनस तब मिलेगा जब वो डेट्स क्या होंगे, इक्विटी में कन्वर्ट होंगे, ऑन द सेम टर्म और सेम प्रपोर्शन एज बोनस वर इशूड। तो सिर्फ प्रॉफिट को रिजर्व करने की बात की है। फिर सेबी गाइडलाइंस में क्या बोला, बोनस शेयर ओनली अगेंस्ट रिजर्व्स इफ कैपिटलाइज इन कैश। तो तुमने सेक्शन 63 जो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन कौन सा 63, उसमें बोला सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं, पर हमने कहीं ऐसा वर्ड कैश वैश वर्ड यूज नहीं किया। मैं शुरू से बोल रहा हूँ रिसीव्ड इन कैश, रिसीव्ड इन कैश। तो सेबी गाइडलाइंस ने कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 63 में बोला ना सिक्योरिटी प्रीमियम आप यूज कर सकते हो, तो इन्होंने क्या बोला यहाँ पे ढंग से देखो, द बोनस इशू शेल बी मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व। वेट, क्या लिखा है देखो, पढ़ो मेरे साथ ढंग से।
द बोनस इशू शेल बी मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व बिल्ट आउट ऑफ द जेन्यून प्रॉफिट। जेन्यून प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट आपको क्या हुआ, रियलाइज हुआ हो। और सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश ओनली, मतलब फ्री रिजर्व कौन से यूज कर सकते हो, फ्री रिजर्व वो यूज कर सकते हैं जो जेन्यून प्रॉफिट हो, और सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश। और साथ में क्या बोला, रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट शैल नॉट बी कैपिटलाइज्ड फॉर द पर्पस। तो मैं कंपनीज एक्ट और सभी गाइडलाइंस को अगर मर्ज करूं तो कंपनीज एक्ट बोल रहा है फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं, सभी गाइडलाइंस बोल सकता है फ्री रिजर्व वो जो जेन्यून प्रॉफिट हो, अर्न की हो। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 63 बोलता है सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हो, सभी गाइडलाइंस बोलता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम वही यूज कर सकते हो जो कि कैश में रिसीव हुआ है। तो इनको मर्ज करके अकाउंटिंग इंपैक्ट लेना पड़ता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम इसीलिए हम लोग बोलते हैं वही यूज करेंगे जो कैश में रियलाइज हुआ है, और जो फ्री रिजर्व जेन्युइन प्रॉफिट आपने कमाए वही यूज कर सकते हो। बाकी ये भी मना कर रहे हैं कि आप रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट को आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते हो। कंप्लीशन है, कितने टाइम में आपको कंप्लीट करना है, तो इसका पीरियड आपको दिया हुआ है विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ द, ठीक है, ये इसका प्रैक्टिकली कोई इम्पैक्ट नहीं है कि कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ टाइम लिमिट दिया हुआ है। तो एक तो यहाँ लिया हुआ है शेल इम्प्लीमेंट द बोनस इशू विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द इशू बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रोवाइडेड दैट where the issue is required to seek shareholder approval for capitalization, तो बोला 2 महीने। तो क्या बोला कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो बोनस अप्रूव किया उसको शेयर होल्डर्स मीटिंग में अगर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है तो क्या बोला 15 दिन के अंदर अंदर वो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो रिकमेंड किया उसको शेयर होल्डर्स मीटिंग में अगर आपको क्या करना है, अप्रूवल कराना है, तो कितने महीने में इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, 2 months के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, वो बोनस इशू हो जाना चाहिए। तो इसका कोई प्रैक्टिकल इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। तो सभी गाइडलाइंस में क्या बोला, सभी गाइडलाइंस में ये पॉइंट्स तो वही हैं जो कंपनीज एक्ट में थे। ये रिजर्वेशन वाला पॉइंट है, समझ गए, कि अगर आपके कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, अभी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं जिनको फ्यूचर में राइट है कि वो जब रिडीम होंगे तो वो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो सभी गाइडलाइंस क्या बोलती है कि आपको उनके लिए भी थोड़ा रिजर्व रखना पड़ेगा, थोड़ा रिजर्व रखना पड़ेगा। मतलब आपके घर का कोई मेंबर है जो घर में नहीं है ना, जैसे घर में 5 मेंबर हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, उसमें से 4 घर में कोई डिश बनती है तो हम लोग कैसे रिजर्व रखते हैं, अच्छा ये कल आएगा फिर खाएगा। तो बस वैसे ही बोला कि साहब जो कन्वर्टेबल डिबेंचर है वो हमारे फ्यूचर के फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आज जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस का बेनिफिट दे रहे हो, ये बोनस बेनिफिट उनको भी मिलना चाहिए, और उसके लिए आप अपना प्रॉफिट रिजर्व रखो। और वो बोनस शेयर जो रिजर्व रख रखे हैं वो तब मिलेंगे जब वो कन्वर्ट होंगे, तो इसका कोई अकाउंटिंग इम्पैक्ट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम कैश वाला होना चाहिए। कुछ नहीं बोला है, यूज़ कर रहे हो तो नोट डालना पड़ेगा कि हमने माना है कि वो सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में आया। कंप्लीशन पीरियड दिया हुआ है, कोई अकाउंटिंग इम्पैक्ट नहीं है इसका। बाकी नॉर्मल एंट्रीज है जो अपन ने बात की। चलिए सर इलस्ट्रेशन देखते हैं। फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ द भारत लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी, ठीक है, एज ऑन 31 March 2011। अच्छा, कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम कोई भी यूज़ कर सकती है, पर लिस्टेड कंपनी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो कैश में रियलाइज हुआ वही यूज़ होना पड़ेगा। 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 is 4 लाख, CRR है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, सरप्लस क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मतलब इतना आपके पास अवेलेबल है। पर सीक्वेंस प्रैक्टिकली पहले CRR यूज़ करो, फिर कम पड़े तो ये, फिर उसके बाद में आप इनको यूज़ करो। तो जनरल रिजर्व PNL में सीक्वेंस नहीं है, किसी कोई पहले बाद में यूज़ कर सकते हो। द कंपनी डिसाइड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। फॉर दिस पर्पज इट इज डिसाइड देयर शुड बी ए मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। तो पहले आपको CRR और सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ करना है, पास जर्नल एंट्री, तो बहुत नॉर्मल है। तो पहले तो देख लो कितना बोनस शेयर है, ओरिजिनल शेयर और बोनस शेयर। तो क्या बोला, जिसके पास 4 शेयर है उसको 1 बोनस मिलेगा, 1 के बदले में 1/4 मिलेगा, और 40,000 है
तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 40,000 मतलब 10,000 बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 10, मतलब 1 लाख का क्या करना है, बोनस देना है। नए शेयर इशू कर रहे हो, 2 एंट्री होगी। तो पहली एंट्री तो क्या करोगे तुम लोग, फर्स्ट एंट्री CRR अकाउंट डेबिट, वी कैन यूज 55,000। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 30,000, ये 85 हो गया। और फिर जनरल रिजर्व या PNL कुछ भी यूज कर लो 15,000 टू बोनस पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 1 लाख। ठीक है, और फिर सेकेंड एंट्री करोगे तो बोनस पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये आप कितने से कर सकते हो, 1 लाख रुपीज से। बस हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपको RTP के हर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब जितनी भी RTPs कल अपन देख रहे थे उसमें ये क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, बोलना क्या चाह रहा है। शो द नेसेसरी एंट्रीज इन द, ये बोल रहा है show the necessary entries in the books of company and prepare extract of balance sheet immediately after bonus issue, assuming that company has passed necessary resolution at general body meeting for increasing the authorized capital। ठीक है, बोनस की एंट्रीज करनी है। Following is the extract of the balance sheet of the Solid Limited as on 31st March 2001 बोलो, 11 बोलो, 21 बोलो, जो भी आप बोलो। तो इसमें लिखा हुआ है, देखो ये तो ऑथराइज्ड है, इशूड ये, तो 8,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच के हिसाब से 80,000 ये हो गया। 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 8 पेड अप, इसका मतलब ये पार्टली पेड अप है, इन पे नए बोनस शेयर देने तो फुली पेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रिजर्व में जनरल रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व बोनस के लिए यूज नहीं कर सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश और PNL ये आप यूज कर सकते हो। सिक्योर्ड लोन दिया हुआ है, 12% डिबेंचर है। On 1st April 2011 the company made final call of 2 each on 90 equity shareholder। क्यों किया फाइनल कॉल, क्यों किया फाइनल कॉल, क्योंकि ये जो 90,000 इक्विटी शेयर्स है ना, ये वाले, ये क्या है, पार्टली पेड अप है, और कंपनी कॉल करके इनको कॉल पैसा मंगा के फुली पेड में कन्वर्ट करी, मतलब फ्री रिजर्व से बोनस दे के फुली पेड में कन्वर्ट नहीं कर रही है। तो कंपनी ने क्या किया, कॉल किया, द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड, thereafter the company decide to capitalize reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 held, 1 बोनस 4 के बदले में। तो अगर मैं बात करूं तो क्या क्या एंट्रीज करोगे, सबसे पहले तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी तुम्हारी, पहले तो शेयर कॉल ड्यू करोगे। चलो इसको इधर रखते हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या करोगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 90,000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ के हिसाब से 1,80,000। फिर रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 1,80,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ये हो गया, बस हो गया अब आपका। अब बोनस के लिए क्या बोल रखा है कि जिनके पास ओरिजिनल शेयर 4 हैं उनको बोनस शेयर 1 मिलेगा, तो 1 के अगेंस्ट में 1/4 हो गया, तो 90,000 के अगेंस्ट में देख लो, 90,000 डिवाइड बाय 4, 22,500 एट द रेट ऑफ 10। तो आपको
बोनस देना है रुपीज़ में 2,25,000 का, तो आप एंट्री कर सकते हो। CRR तो है नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000, जनरल रिजर्व यूज़ कर सकते हो 160, टोटल बोनस कितना देना 225 में से 20,000 तो हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम, और 1,60,000 हो गया ये, तो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस से यूज़ कर लो। टू बोनस पेबल, और फिर बोनस पेबल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,25,000। बस, और क्या क्या इफ़ेक्ट आएंगे बताओ। इससे तुम्हारी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी 180 से, तो आप अपनी ये शेयर कैपिटल को 180 से क्या करो, बढ़ा दो। फिर बोला बैंक टू, अब इससे बैंक बढ़ेगा पर बैंक तो एक्सट्रिक्स में है भी नहीं। फिर तुमने सिक्योरिटी प्रीमियम कम हो जाएगा, तो इससे 20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम कम होगा, 1,60,000 का जनरल रिजर्व कम हो गया, और 45,000 का प्रॉफिट एंड लॉस कम हो गया। बस, और फिर बोनस की वजह से आपकी कैपिटल और बढ़ेगी 225 से। तो जब रिवाइज बैलेंस शीट बनाओगे तो क्या होगा पता है, कैपिटल कितनी आएगी पता है, 720 पहले ही थी, 180 और आपने कॉल कर लिया, 9 लाख और प्लस 2,25,000 का आपने बोनस दे दिया, तो 11,25,000 की इक्विटी कैपिटल आएगी जब आप वापस से रिवाइज एक्सट्रैक्ट्स बनाओगे। बस ये एंट्रीज होगी, देखो ये कॉल ड्यू हुई, ये रिसीव हो गई 20 अप्रैल को, ये बोनस ड्यू हुआ और ये बोनस क्या हुआ, इशू हो गया। बस ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स हो गए। तो जो ऊपर आपको दिए थे ना फिगर, उनमें कहाँ कहाँ चेंज हुआ, तो देखो ऐसा, रिवैल्यूएशन रिजर्व स्टिल 35, सिक्योरिटी प्रीमियम 20 लेस यूटिलाइज एंड बोनस, ऐसे लिखना पड़ता है, सिक्योरिटी प्रीमियम इनर कॉलम में 20 लेस यूटिलाइज फॉर बोनस 20, जनरल रिजर्व 120 लेस यूटिलाइज फॉर बोनस, और प्रॉफिट एंड लॉस 2,05,000 यूटिलाइज फॉर बोनस 45, ऐसा करके शो करना पड़ता है। समझ में आया? ये वापस वही है, देखो थर्ड में देखो, show necessary entries in the books of company and prepare the extract of balance sheet on 30th April after bonus issue। तो बोनस की एंट्रीज देनी है और बोनस के बाद के बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट देने। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ प्रीत लिमिटेड, ये 31 मार्च 2011 की है, ये ऑथराइज है, इतना इशू कर सकते हैं। अभी ऑथराइज कम पड़ेगा तो नोट डाल सकते हैं कि ऑथराइज कैपिटल बढ़ा दी। इशूड में यहाँ पे ये काम का है 1,35,000, यहाँ पे वही देखो पार्टली पेड है, जनरल रिजर्व है, CRR है, सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड कैश इन PNL, मतलब ये सारा ही यूज़ कर सकते हो, पर पहले CRR यूज़ करो, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ करो, फिर जनरल रिजर्व PNL यूज़ कर सकते हो। जनरल रिजर्व PNL के सीक्वेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन 1 अप्रैल द कंपनी हैज़ मेड फाइनल कॉल ऑफ 1,35,000, फिर उसके बाद बोनस दे दिया, तो पहले क्या करोगे, कॉल ड्यू करना पड़ेगा, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 135 इंटू 2 270, फिर रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। फिर आपको बोनस देने के लिए बोला है, क्या बोनस का प्रोपोर्शन है, 1 शेयर फॉर एवरी 4, 1/4 बोनस देना है, तो 1,35,000 डिवाइड बाय 4, 33,750 शेयर्स का बोनस देना है एट द रेट ऑफ 10, तो कुल मिला के 3,37,500 का बोनस देना है। तो CRR यूज़ हो जाएगा 60,000, ठीक है। CRR के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर सकते हो 37,500, फिर उसके बाद जनरल रिजर्व यूज़ कर सकते हो 180,
ठीक है, फिर बचा हुआ जो 60,000 है ना, वो आप किससे यूज़ कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस से यूज़ कर सकते हो। वही जैसा पहले वाला क्वेश्चन था वही है। एग्ज़ाम इसमें देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ द सरल लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2011। क्या क्या है देखो, 4500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, ये काम का है। CRR काम का है, जनरल रिजर्व काम का है, प्रॉफिट एंड लॉस भी काम का है। ठीक है, द कंपनी डिसाइड टू इशू टू इक्विटी शेयर बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 हेल्ड। मतलब जिनके पास ओरिजिनल शेयर 3 है उनको बोनस शेयर मिल रहा है 1, जिनके पास 1 है उनको 1/3 हो गया। तो 4500 पे बोनस कितना हो गया, 1500 इंटू 10 रुपये, 100 रुपये का है। तो 1,50,000 का बोनस देना है। अब किस किस को यूज़ करोगे 150 में बताओ। CRR यूज़ करोगे सबसे पहले 70,000, तो 150 में से 70 CRR यूज़ कर लिया, फिर भी 80 चाहिए। तो CRR के बाद यू कैन यूज़ प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 40 यूज़ कर लो, 40,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम। और बचा हुआ जो 40,000 है, बैलेंस जो बच रहा है 40,000, वो जनरल रिजर्व से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मल है, 2 एंट्रीज करनी है। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी तुम्हारी CRR अकाउंट डेबिट 70,000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 40,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 टू बोनस पेबल टू शेयर होल्डर। और सेकेंड एंट्री क्या करोगे, बोनस पेबल टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये वैसे ही ऑन 2 अप्रैल कंपनी मेड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर, द एंटायर मनी वाज रिसीव, ये वैसा ही है। तो आप ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ये वही है वैसे ही। On 1st April 2000 the company has made final call to each on 2,70,000 फाइनल कॉल, वही सेम क्वेश्चन है। तो ये आप एक बार अटेम्प्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, बोनस का मतलब क्या होता है, जब कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर होल्डर्स को जब अपने शेयर्स इशू करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोनस बोलते हैं। और सेक्शन 63 जो है वो बोनस से रिलेटेड है। और क्या बोलता है सेक्शन 63 का सब सेक्शन 1, सेक्शन 63 का सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि फर्स्ट पॉइंट क्या था उसमें, कि कंपनी फुली पेड बोनस कहाँ कहाँ से दे सकती है बताओ। सेक्शन 63 का सब सेक्शन 1 आपको बोलता है कि कंपनी बोनस कहाँ कहाँ से दे सकती है, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और CRR, रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज़ नहीं कर सकते। फिर सब सेक्शन 2 क्या बोलती है, भले ही आपके पास CRR हो, सिक्योरिटी प्रीमियम हो, फ्री रिजर्व हो, पर आप सब सेक्शन 2 क्या बोलता है सेक्शन 63 का, कि आप बोनस तभी दे सकते हो जब आप आर्टिकल्स के थ्रू ऑथराइज हो, पहली चीज़। दूसरा क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया हो, जिसको शेयर होल्डर्स मीटिंग में अप्रूवल मिला हो। तीसरी चीज़ क्या बोला, डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, किसमें, जो तुम्हारे डेट से उनके इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी ड्यूज़ में डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, और आपका शेयर जो है पार्टली पेड नहीं होना चाहिए। अगर पार्टली पेड हुआ तो उसको फुली पेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर सब सेक्शन 3 क्या बोलता है कि डिविडेंड के बदले में हम लोग बोनस नहीं दे सकते। अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो डिविडेंड देना पड़ेगा, उसकी जगह हम लोग बोनस नहीं दे सकते। ठीक है, फिर ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सिक्योरिटी प्रीमियम और CRR को आप सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड नए बोनस शेयर इशू में यूज़ कर सकते हो। हाँ, पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, जबकि फ्री रिजर्व को मैं दोनों जगह यूज़ कर सकता हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये नोट यहाँ पे लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। सेबी गाइडलाइंस में क्या बात की थी बताओ।
सेबी गाइडलाइंस में क्या बात की थी, वही ये कंडीशन तो वही है, ये रिजर्वेशन की बात हुई थी कि अगर कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर है जो कि फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो जब वो कन्वर्ट होंगे तो उनको उसी प्रपोर्शन में बोनस देना पड़ेगा जिस प्रपोर्शन में आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या किया, बोनस दिया। उसके लिए आपको उनको बोनस शेयर या प्रॉफिट रिजर्व रखना पड़ेगा। अकाउंटिंग इम्पैक्ट कुछ नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि फ्री रिजर्व जो यूज़ कर रहे हो वो जेन्यून होनी चाहिए और सिक्योरिटी प्रीमियम जो यूज़ कर रहे हो वो रियलाइज इन कैश होना चाहिए अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो। कंप्लीशन है 15 दिन के अंदर या 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी ये जर्नल एंट्रीज़ है और जर्नल एंट्रीज़ में ध्यान रखना लास्ट फाइनली, अगर कंपनी फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर रही न्यू तो कंपनी 2 एंट्री करती है। पहली एंट्री होती है बोनस डिक्लेयर करने के लिए, तो CRR अकाउंट डेबिट, बोलो एंट्रीज क्या होगी, सोचो। CRR अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो, टू बोनस पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और फिर जब बोनस दोगे तो बोनस पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर आप पार्टली पेड शेयर को फुली पेड में कन्वर्ट करके बोनस दे रहे हो, अगर आप पार्टली पेड शेयर को फुली पेड में कन्वर्ट करके बोनस दे रहे हो तो 3 एंट्रीज हैं, देयर आर 3 एंट्रीज। फर्स्ट शेयर कॉल करना पड़ेगा, तो क्या एंट्री करोगे उस केस में, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बोनस डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उस केस में CRR और सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ नहीं कर सकते। तो बोनस डिक्लेयर करने की वहाँ एंट्री क्या है, फ्री रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व या PL अकाउंट डेबिट टू बोनस पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और फिर बोनस को कॉल से क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो थर्ड एंट्री होती है बोनस पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बोनस पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये बोनस का एक डिस्कशन, और इसके जो इलस्ट्रेशन है लास्ट के 2 वो अच्छे से देखना, एंट्रीज कैसे हुई है वो आप देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में उसी पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, RTP में भी वही है, कल हम लोगों ने देखा था उसमें। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं।